हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। योग कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होती। चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। अनसॉल्व पेपर 2026 का राजीव का है और ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो आपके 12th में 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए इतना इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका नोट्स होता है, ठीक ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनसॉल्व पेपर है। जहाँ से पेपर आपका बनता है वहीं से ये मतलब सारा क्वेश्चन अगर 3 साल का कर लिए ना, 3 या 4 साल का कर लिए 2023, 24, 25 और 22, अगर 3-4 साल का कर लिए तो आपका 80+ % बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2025 का सेट 1 हो रहा है और सेट 1 में ये लास्ट वीडियो इसकी रहेगी क्योंकि ये प्रश्न नंबर 6 तक हो चुका है। प्रश्न नंबर 7, 8, 9 बचा है, 4 क्वेश्चन बचा है इसमें से, अरे 3 क्वेश्चन का मतलब 6 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग देखिए ये वाला जो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 20 से 25 तक, 2020 से 25 तक, और बायोलॉजी देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 2020 से 25 तक, बायोलॉजी 22, 23, 24, 25, 4 साल का। और इसका पेमेंट है आपका सिर्फ 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये। ठीक है, इतने में आप लोगों को पूरा 4-5 साल का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। और हाँ, अगर देखिए वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, परिनालिका क्या होती है। ठीक है, परिनालिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए परिनालिका, पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे परिनालिका, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। ठीक है, जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी, मिट्टी, एस्बेस्टॉस आदि पर तांबे के, आगे पेज पर चलते हैं, तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। ठीक ना, ये क्या होती है, एक विद्युत रुद्ध तार में के जो बहुत से फेरे पास पास लपेट करके, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये देखिए यहाँ पर जो फेरे हैं ये लपेट कर बनाई गई है। ठीक है, ये बहुत पास पास फेरे लपेट कर बनाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं परिनालिका। ठीक ना, ये देखिए एक प्रकार का है, इस प्रकार से आपको इसको बना लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी भी मान सकते हैं x, और ये जो है I धारा है, फेरों की संख्या nx कर, फेरों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं जिसको हम लोग nx मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। मान लो किसी परिनालिका के प्रति सेकेंड एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। ठीक ना, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी है, संख्या n यानी कि नंबर n। ठीक है, एक मिनट, हम लाइट नहीं जलाए इसकी, चलिए ठीक है, लाइट जल गई, साफ दिख रहा था तब भी। तो यहाँ पर देखिए संख्या कितना है, n है, तथा इसमें बहने वाली धारा I है। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। आइए, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक ना, किसकी भांति, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये जो परिनालिका होती है इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें जो फेरों की संख्या n है, और जब इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण ऐसा इसका आता है, एक पल ऐसा आता है कि यह जो चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ठीक ना, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B एक समान तथा बाहर लगभग शून्य होता है। ठीक ना, जो परिनालिका है ये परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र B है वह एक समान रहता है, तथा जो बाहर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या होता है, बाहर शून्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एक आयताकार, देखिए एक आयताकार एम्पी लूप बना लिए हैं। ठीक ना, एम्पियर क्या है, इसको बोलते हैं एम्पियर लूप बोलते हैं। ठीक ना, ये एक आयताकार एम्पियर लूप है जिसका मान हम लोग नाम लिखे यहाँ पर ABCD, जिसमें आपका जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, और इसकी दोनों की डिस्टेंस बराबर है यानी कि x है। ठीक है, x माने तो x है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक,
और ये देखिए यहाँ पर चुंबक रखा हुआ है, ये चुंबक है, ये एन है, ये एस, यानी कि एन मतलब नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, यहाँ पर समझ में आया। और जो यहाँ पर कोण बनेगा, ये थीटा वाला कोण जो बनेगा ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से ये क्या है, ये लंबवत है। ठीक है, ये क्या है, लंबवत है। तो ये एक दूसरे के जब लंबवत रहते हैं तो क्या बनता है, थीटा कोण 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा है 0 डिग्री, थीटा कोण कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पहले आपको यहाँ पर समझाते हैं। माना एक आयताकार एम्पियर लूप ए बी सी डी है, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स, यानी कि कह रहा है कि जो ए और बी है वो किसके बराबर, सी और डी के बराबर है। क्योंकि ये आयत है तो आयत में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है साथ। आयताकार लूप ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय है बी का रेखी समाकलन हम लोग करेंगे। जो ये बी है इसका हम लोग क्या करेंगे, रेखी समाकलन करेंगे। रेखी समाकलन ये बीच में इस प्रकार से फाई जैसे आपको दिख रहा है ना, तो इसी प्रकार से बना देंगे तो वो रेखी समाकलन हो जाता है। और सिर्फ अगर ये बनाते तो ये खाली समाकलन होता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेखी समाकलन करेंगे, किसका, बी का। अब देखिए बी है, यहाँ पर जो आपका लिया जाता है लंबाई एल के लिए, ठीक ना, ये जो लंबाई ली जा रही है एल के लिए लंबाई ली जा रही है। और डी जो है, तो डी तो सभी में समाकलन जब करते हैं तो लगता है जैसे यक्स का करेंगे तो डी यक्स होता है, अगर टी का करते हैं तो डी टी होता है। ठीक है, और वाई का करते हैं डी वाई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बी डॉट डी यल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसके साथ लगेगा, कांस्टेंट के रूप में लगता है। ठीक है, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे चलेंगे, यहाँ पर जो मान है ए से बी, पहले ए से बी चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से बी क्या लेने पर, ए से बी लेने पर, तो यहाँ पर देखिए बी डॉट डी एल प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, बी से सी लेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस समाकलन बी से सी, और यहाँ पर बी डॉट डी एल वही रहेगा। ठीक ना, फिर प्लस करेंगे, फिर सी से डी लेंगे, तो सी से डी में क्या हो, यहाँ पर सी से डी बी डॉट डी एल प्लस, फिर ए से डी लेंगे, तो ए से डी या डी से ए कहिए। ठीक ना, तो डी से ए लिए तो ये क्या, बी डॉट डी एल, ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात, कैसे लिए है ना, कैसे लिए, सभी का पारी पारी लेना है। देखिए यहाँ से बी ए बी लेना है, फिर बी सी लेना है, फिर सी डी लेना है, फिर डी ए ले लेना है, सबका समाकलन अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में करते जाएंगे क्योंकि चारों भुजाएं एक ही आयताकार में। अब देखिए, अब देखिए हम लोग मान निकालेंगे ए से बी का, जो मान निकालेंगे देखिए ए से बी, बी डॉट डी एल। अब देखिए ए से बी, यहाँ पर देखिए ये जो है हटेगा, ऊपर का चिन्ह जो क्या है इसको बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं, ये हटेगा। उसके बाद देखिए बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 अंश, यहाँ पर जो आपका ये ए बी है ये कितना है, 0 डिग्री है। थीटा यहाँ पर लिखा गया 0 डिग्री, तो ए बी क्या है 0 डिग्री, तो कास 0 डिग्री बनेगा। तो कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर बी व डी एल के बीच कोण जो है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका मान 1 होगा तो ये पूरा हट जाएगा, तो यही बचेगा बी डी, तो ए से बी और ये बी इंटू डी एल बचा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो बी आ जाएगा बाहर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ए से बी डी एल, ए से बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू एक्स लिया गया था, यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। ठीक ना, दोनों के बराबर, ए बी और सी डी बराबर है किसके, उसका मान कितना है, एक्स है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, ए बी, देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितना था, ए बी, तो ये जो मान रखेंगे ए और बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू में एक्स आ जाएगा, तो बी इंटू एक्स ये आ गया ए से बी के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से बी से सी के लिए निकालेंगे, तो वह बी से सी के लिए, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी सी, और ये बी डी एल हो जाएगा। ठीक ना, चिन्ह हट जाएगा, बी डी एल हो जाएगा। और कास 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ बी से सी में यहाँ पर लंबवत बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब बनेगा तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। अब 0 इसमें गुणा करेगा, मान रखे चाहे गुणा करे कुछ भी करें, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। चूंकि बी व डी एल के बीच जो थीटा बन रहा है, थीटा कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का मान रखेंगे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा इसका मान। ठीक ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। आगे चले हम लोग
नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग इसी प्रकार क्या करेंगे, डी से ए निकालेंगे, ठीक ना। डी से ए निकालेंगे तो डी से ए जब निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, डी से ए निकालेंगे, यहाँ पर डी ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी ए निकालिए यहाँ पर, तो हो जाएगा डी से ए और बी डॉट डी एल इक्वल टू डी से ए और बी डॉट बी इंटू डी एल और कॉस 90 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री बन रहा है ना ऐसे। देखिए जब यहाँ पर देखिए जब ये बी और सी जो है 90 डिग्री बना है तो डी और ए भी 90 डिग्री बनेगा, और ए और बी जब 0 डिग्री बना है तो डी और सी भी क्या बनेगा, 0 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो अब 0 रखेंगे तो ये पूरा मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 0 हो गया। ठीक है, तो ए से डी जो आया कि डी से ए आया 0 आया। ठीक, उसके बाद तथा अब उसी प्रकार से सी से डी लेंगे, सी से डी जो इस प्रकार से लाइन थी सी से डी। ठीक है, तो सी से डी बी डॉट डी एल और फिर सी से डी बी इंटू डी एल कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, चूंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये C और D परिनालिका के बाहर का भाग है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, परिनालिका का बाहर में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जो परिनालिका का बाहर होता है, बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। उपरोक्त चारों का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में चारों का मान रखेंगे, इधर 2 का मान कितना आया है, देखिए इसका मान आपका bx आया, पहले वाले का ab का मान कितना है, bx आया, दूसरे वाले का मान भी 0 आया है। ठीक ना, दूसरे वाले का मान 0 आया है, तीसरे वाले का मान भी 0 आया है, चौथे वाले का मान भी 0 आया है। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 आपको पता है कहाँ था, जहाँ चारों को जोड़ा गया था। ठीक ना, क्या वहां पर लिखा गया था कि समाकलन ए से बी डॉट डी एल, फिर प्लस में करके लिखे थे समाकलन बी से सी बी डॉट डी एल, फिर समाकलन किए थे प्लस में करके, फिर सी से डी था बी डॉट डी एल, फिर उसी प्रकार से डी से ए था। तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर। रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एक्स, पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान और चौथा मान। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा आपका बी एक्स। तो यहाँ पर देखिए रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एक्स, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक ना, अरे समीकरण 2, समीकरण 1 मान चुके, समीकरण 2 हो गया। आयताकार लूप में फेरों की संख्या एन एक्स। अब देखिए चूंकि ए बी सी डी आयताकार लूप में बहने वाली धारा है, धारा इक्वल टू एन एक्स आई, यानी कि जो धारा बह रही है उन्हीं फेरों में बह रही है ना, तो यहाँ पर फेरों का तो लेंगे ही एन एक्स, और जब धारा लगा देंगे तो आई भी लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम से हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, एम्पियर का परिपथी नियम देखिए क्या है, रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आयताकार लूप ABCD की धारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लग गया, म्यू नॉट लग गया। अब देखिए रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, आयताकार लूप जो ABCD की धारा आई थी उसी में क्या करना है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका कौन सा समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण आपका बन जाएगा 3। ठीक है, समीकरण 3 बन गया। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्यों, क्योंकि ये देखिए बी डॉट डी एल ये भी है और बी डॉट डी एल है, तो यानी कि बी एक्स किसके बराबर है, यह म्यू नॉट एन एक्स आई के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई, ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, अब यहाँ पर b का x से x कट जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। यही धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। थोड़ा सा लॉन्ग ये क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, यानी कि लॉन्ग था ही क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्य फलन, जो इसका कार्य फलन दिया है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर
3×10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। अधिकतम वेग ज्ञात करना है इसका, ठीक ना, यानी कि वी मैक्स का मान निकालना है। अधिकतम मान वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमा का मान निकालना है आपको। देखिए कार्यफलन दिया है ओमेगा इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग वोल्ट में जूल में चेंज करेंगे तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6×10⁻−19। तो इससे हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4×1×10⁻19 जूल। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे इसमें 16 चौक 64, तो ये 6.4×10⁻−19 जूल आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति आपकी न्यू या एफ लिखते हैं, कुछ भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इक्वल टू कितना होता है 9.1×10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, और वी मैक्सिमा का मान निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसके बराबर फार्मूला होता है ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा, एच न्यू माइनस ओमेगा होता है। अब जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग 11th में पढ़ेंगे हाफ mv², ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े कि नहीं, हाफ mv², तो इसके बराबर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, तो हाफ mv² लिख दिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, मान रखेंगे सभी का यहाँ पर mv, और जितना भी मान दिया है ओमेगा सोमेगा का मान रख देंगे यहीं पर। तो देखिए यहाँ पर हाफ हो गया, यम का मान यहाँ पर 9.1×10⁻31 है, और ये v² का मतलब है कि वी मैक्सिमा। ठीक ना, वी मैक्सिमा का मान निकालना है, तो यहाँ पर v² मैक्सिमा इक्वल टू यहाँ पर आपका जो h नियतांक होता है इसका मान आपका होता है 6.6 गुणे इसका मान होता है। ठीक है, इसका चूंकि मान होता है, क्या होता है, h का मान होता है 6.6×10⁻34। ठीक ना, इतना होता है। और आपका जो न्यू है, न्यू का मान यहाँ पर दिया है 3×10⁻15 हर्ट्ज, तो यहाँ पर 3×10⁻15। अभी यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएं, और ओमेगा का मान आपका कितना है 6.4×10⁻−19, 6.4×10⁻−19। ठीक है, इतना आ गया। अगर आपको कहीं पर पेज पर नहीं दिखेगा तो आप लोग आवाज सुनकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर 1/2×9.1×10⁻31 v² मैक्स, और यहाँ पर जब हम लोग इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19.8। ठीक ना, यानी कि देखिए 3 छक्का 18 के 8, 3 छक्का 18 के 19, 19.8 हो गया गुणे 10⁻−19। ये 19 कैसे आया, ये देखिए जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये 19 बचेगा। ठीक ना, ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, तो इसमें से इसमें घटेगा तो ये -19 बचेगा, -6.4×10⁻−19। ठीक, ये आ गया यहाँ तक। आगे चले, देखिए 1/2×9.1×10⁻31 v² मैक्सिमा, और इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें से घटा देंगे, इसमें से देखिए इसको घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो 13.4 बचा, और ये दोनों का मान एक ही है तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं। आपको 10 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -19 ये रहेगा। ठीक है, 10 के पावर सेम था इसीलिए हम लोग इसको घटा दिए, माइनस में था इसको घटा दिए। अब ये बचा क्या 13.4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 है इसको इधर भेज देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2×13.4×10⁻−19 हो जाएगा, और इधर का मान वही है। अब उसके बाद v² मैक्स लिखेंगे, और ये 13 दूना के 26, यानी कि ये 26.8 हो जाएगा, 26.8×10⁻−19, और ये जो यहाँ पर है इसको गुणा में यहाँ पर है तो यहाँ पर ये आएगा भाग में कर देंगे। ठीक है, तो 9.1×10⁻−31। अब कुछ नहीं करना है, ये दशमलव हटाएंगे, ये देखिए दशमलव हट गया, एक एक अंक पर था दशमलव कट गया दशमलव से। ठीक है, अब ये 10⁻31 ऊपर जाएगा, 10⁻31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, तो ये देखिए -19 +31 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे 91 बचा है। अब कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाला ज़्यादा चिन्ह है और ये माइनस वाला कम है, तो इसमें से घट जाएगा, घटेगा तो ये कितना बचेगा, देखिए 12 बचेगा, प्लस में 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको देखिए जब आप भाग करेंगे 91 से 268 में भाग करेंगे 2.94 × 10⁻12
उसके बाद हम लोग इसको करड़ी में करेंगे, ठीक ना। वी मैक्स यानी कि ये जो स्क्वायर है, हमें वी मैक्सिमा का मान निकालना है, वी स्क्वायर मैक्सिमा का मान नहीं निकालना है, ठीक ना। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएंगे सब के सब, ठीक ना। तो ये रूट में हो गए, करड़ी में हो गए। अब करड़ी को हटाएंगे यहाँ से, तो करड़ी को जब हटाएंगे तो ये देखिए 10 के पावर 12 है तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है यानी कि जो मान होता है स्क्वायर वाला वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वी मैक्स जब रूट में से निकालेंगे तो 1.71 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वी मैक्सिमा का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर उत्तर संख्या 8 है। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो जो क्रासिक पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे ध्रुवित प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में होकर केवल एक ही दिशा में सममित हो जाता है, ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक ना। ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ध्रुवित प्रकाश का एक एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या कहा है कि जो दो क्रासिक पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रकाश एक क्या ले लिए, एक ये देखिए पोलराइड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और यहाँ पर एक तीसरा ले लिए, ठीक ना। तीसरा इसके बीच में घुमाया जा रहा है, ठीक है। जब तीसरा घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए थीटा कोण बनेगा, यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। ए बी, ये दोनों ए बी दो पहले से थे और जो ये सी है ये बाद में है, ठीक ना। तो ये मैलस के नियम से हम लोग चलेंगे। तो मैलस के नियम देखिए, ए के लिए पोलराइड की तीव्रता क्या होगी? आई ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई ए इक्वल टू आई नॉट, यानी कि ये समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। सी देखिए, सी के लिए, इसके लिए हम लोग चलेंगे पोलराइड की तीव्रता क्या हो जाएगी? आई सी, ये सी है तो आई लगाएंगे धारा, तो आई सी इक्वल टू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा कोण बन रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे। आई सी इक्वल टू आई ए के जगह पर आई नॉट का मान रखेंगे तो यहाँ पर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। बी पोलराइड की तीव्रता, तो आई बी के लिए लेंगे, तो इसके लिए बी के लिए ले रहे हैं तो आई बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? आई सी कास स्क्वायर, ये 90 माइनस थीटा, ठीक ना। 90 माइनस थीटा हो गया। अब 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई बी इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका माना जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 का अथवा देखिए, एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए P का मान दिया, यानी कि जो पावर है उसका मान दिया 50 वाट, V वोल्ट का मान दिया कितना? 100 वोल्ट, और P जो P पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर अपान में प्रतिरोध, यानी कि आर होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू जब हम लोग निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपान में पी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा? वी का मान आपका 100 है और पी का मान 50 है, तो 100 का स्क्वायर और बटे में 50। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणे 100 बटे में 50, 100 से ये 50 से 100 कटेगा तो 2 बार में, तो 50 गुना के 200 ओम आएगा। आर का मान कितना आ गया? 200 ओम आ गया। ओम धारा के लिए अब निकालेंगे तो P इक्वल टू वी इंटू आई होता है सूत्र, ठीक ना। तो यहाँ पर P का मान 50 है, V का मान 100 है और I का मान निकालना है, तो यहाँ पर 100 50 बटे 100 होगा। यहाँ पर 50 से 100 कटेगा 1/2, I बराबर क्या आएगा? जब एक में 2 से भाग करें तो I बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद वोल्ट, V का मान दिया 200 वोल्ट, F का मान हर्ट्ज दिया कितना? 50 हर्ट्ज, और C का मान संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z इक्वल टू वी अपान आई, ठीक है। Z इक्वल टू आपका V का मान रखेंगे 200, I का मान कितना है? 0.5, यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका ये आएगा, देखिए जब ये दशमलव हटेगा ऊपर 10 से गुणा होगा, 5 दुना के 10, ये 2 हो गया, और 200 में 2 से गुणा करेंगे तो ये Z का मान जो प्रतिबाधा का मान आ जाएगा 400 ओम, ठीक है। उसके बाद एक बार और निकालेंगे प्रतिबाधा का मान, जो रूट में फार्मूला होता है XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर Z का मान 400 रखेंगे, और इसके लिए XC स्क्वायर इक्वल टू प्लस में ये 200 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये 400 का स्क्वायर हो जाएगा और ये करड़ी में का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, करड़ी हटेगा
अब यहाँ पर बचेगा एक्स सी स्क्वायर बचेगा 200 का स्क्वायर यानी कि 4000 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम भी पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इतने में से इसको घटाएंगे तो ये आपका आएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, ये 40,000 है, 4,000 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1,20,000 आएगा। 1,20,000 को जो हम रूट में से हटाएंगे तो बाहर आएगा पहले 100 क्यों आया, क्योंकि 100 गुणे 100 करेंगे 10,000 और ये 12 बचा है। ठीक है, तो एक्स सी इक्वल टू 100 और ये 2 गुणे 3 यानी कि 12 का ये हम लोग इसे रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा तो ये 200 हो जाएगा और रूट बचा 3। अब रूट 3 का मान रख देंगे यहाँ पर, एक्स सी इक्वल टू 200 गुणे 1.732 होता है, ये रूट 3 का मान होता है, और एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा 346.4, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखिए आपका एक्स सी इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या आपका आवृत्ति है, ठीक है, सी क्या है संधारित्र, तो सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स सी का मान आप लोग निकाल लिए, पीछे कितना आया था 346.4 आया था, तो 346.4 हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे और 1/2 पाई एफ सी। अब देखिए सी इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो ये आपका सी इक्वल टू जब निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो 2 पाई एफ गुणे 346.4, तो 1/2 गुणे 2 गुणे 3.14 किसका है, पाई का मान है, और 50 जो ये एफ आपका हर्टेज आया था और मान था, और गुणे में 346.4 ये किसका मान आया था, एक्स सी का मान आया था, रख दिए। सी इक्वल टू होता 1/, ये देखिए जब पूरे का मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1/, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका मान आएगा। उसके बाद जब इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे 1 में, और देखिए जब इसको हम लोग फैरड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.193 गुणे 10 के पावर -6 आएगा, और जब इसको माइक्रो फैरड में लिखेंगे तो लगभग में इसका मान आएगा सी इक्वल टू 9.1 माइक्रो फैरड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक ना, प्रश्न नंबर 9 ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक ना, द्रव्य तरंगे, देखिए द्रव्य तरंगे क्या होती है, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे दी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, दी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। दी ब्रॉगली तरंगे का सूत्र देखिए, दी ब्रॉगली ने बताया कि गतिमान कणों की तरंगदैर्घ्य उनके संवेग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना, यानी कि जो ये दी ब्रॉगली तरंगे जो लैम्डा है, लैम्डा समानुपाती क्या होता है 1/p, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/p होगा। ठीक ना, और लैम्डा इक्वल टू जब लिखेंगे तो इसके पास इसका एक स्थिरांक लग जाएगा h जो होता है h/p हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पे पूछा है, द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग। ठीक ना, डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग किया जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल पर टकराया गया और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रदर्शित करते हैं, जो कि तरंगों की एक विशेषता है। यह प्रयोग द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, यह तरंग किसको प्रदर्शित करता है, द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका 9 का अथवा लास्ट क्वेश्चन, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पर देखिए बंधन ऊर्जा हम लोग देखते हैं। पहले बंधन ऊर्जा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्युक्त होती है उसे हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक जब बनता है तो उसमें कुछ ऊर्जा क्या होती है, उसमें कुछ ऊर्जा लगती है, उसी ऊर्जा को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा बराबर बी इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है द्रव्यमान क्षति का मान दिया है 0.3%। तो यहाँ पर आपका देखिए
डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3% का 1 किलोग्राम ठीक ना। एक क्रिया मतलब यहाँ पर देखिए 0.3 का ये परसेंट निकालेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.003 किलोग्राम आ जाएगा ठीक ना। कितना आ जाएगा 0.003 किलोग्राम। डेल्टा एम इक्वल टू 3 × 10⁻³ कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है तो 3, जब 3 जीरो से हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे, जैसे 0.003 है, भाग करेंगे 1 2 3 से भाग करेंगे तो ये जो है 10⁻³ तो यहाँ पर जाएगा ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा किलोग्राम ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C इक्वल टू 3 × 10⁻⁻, यानी कि ये जो आपका मान होता है C का ठीक ना, C का मान होता है जो प्रकाश की चाल होती है, मान इसका होता है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग को E का मान क्या करना है ज्ञात करना है ठीक। आगे चलते तो एक फार्मूला होता है किसका, देखिए E इक्वल टू MC² ठीक ना। E इक्वल टू MC², ये फार्मूला आप लोग बहुत विख्यात फार्मूला है ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो E इक्वल टू M का मान कितना था, M का मान 3 × 10⁻³ आया था और C का मान 3 × 10⁸ था। तो इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा और ये 8 दूना के 16 हो जाएगा ठीक है। स्क्वायर का बस 2 गुना हो जाता है, स्क्वायर करते हैं तो ये 8 दूना के 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे 9 3 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 27 हो जाएगा और ये 3 इसमें से घटेगा तो ये 10 के पावर कितना बचेगा 13 बचेगा। तो E इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.1, वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे 0.1 इधर आ जाएगा तो 2.7 × 10⁻14 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था इसका ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हम लोग सारा सेट आपको दे सकें और सारा सेट आप लोग पढ़ सकें ठीक है। PDF लेने के लिए 7460012763 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।